अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कल उन्होंने अपने कारकुनान से ख़िताब किया, जिसके अंदर उन्होंने आइंदा की जो हिकमत अमली है उसका ऐलान कर दिया है। और वह हिकमत अमली ये है कि जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बार बार ये जो बात की गई कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से कानून की हुक्मरानी मौजूद नहीं है, हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है और हमारी जो जमात है उसे ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है, हमारे लोगों को चुन चुन कर उनके ऊपर मुकदमात किए जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। इस हवाले से इसी ज़िमन में उन्होंने कोट भी किया। शहबाज गिल की जो सिचुएशन रही उन्होंने उसके ऊपर भी बात की कि शहबाज गिल को किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आज़म सवाती की उन्होंने बात की, फवाद चौधरी की उन्होंने बात की और इसी तरह सहाफ़ी अशरफ शरीफ के हवाले से भी उन्होंने बात की कि उन्हें भी हक़ और सच बोलने के ऊपर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि उन्हें जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान रियाज़ से भी मुतल्लिक़ गुफ्तगू की और ये नाम लिए हैं शख्सियात के और उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे हक़ में बोलता है उससे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, हमारे कारकुनान को, हमारे अरकान को उठाया जाता है। तो इसलिए अगर आपने सभी को गिरफ़्तार ही करना है तो फिर हम ये गिरफ्तारियाँ ख़ुद ही देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हिकमत अमली का मकसद ये है, लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ऑप्शंस इंतहाई कम रह चुके हैं। पंजाब की असम्बली तहलील कर चुके हैं, केपी असम्बली तहलील कर चुके हैं, इंतखाबात वो मांग रहे हैं मगर उनको नहीं मिल रहे। और इसके साथ साथ दबाव जिस हद तक वो बढ़ा सकते थे उन्होंने बढ़ाया मगर वो कारगर साबित नहीं हो पा रहा। तो अब ऐसे लग रहा है कि जेल भरो तहरीक का जो ऐलान है वो महज एक ख़बर की हद तक तो हो सकता है, हकीकी मानों में क्या वो वाक़ई ये रुख इख्तियार करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अक्टूबर में भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसी तहरीक का ऐलान कर चुके हैं मगर उस वक्त भी अमल नहीं किया गया था और इसी तहरीक से और इसी अपने ऐलान से जो है वो रिवर्स हो गए थे, वापस आ गए थे। तो अब ये देखना ये है कि अब इस बार जो ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से, ये अब इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें नज़र आएगा। चूँकि ये एक सियासी कैंपेन है तो इसके लिए लीडर को ही लीड करना होता है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब खुद पहले अपनी गिरफ्तारी देंगे, जेल में जाएंगे या फिर अपने अरकान या अपने जो कारकुनान हैं उन्हें कहा जाएगा कि आप जाएं। क्योंकि सियासी कैंपेन जब भी हुआ करती है, जब आपने किसी तहरीक को लीड करना होता है तो फ्रंट पर आप ही को खुद आना होता है। उसी के बाद जो सूरत हाल है, या उसी के बाद जो अरकान हैं, जो कारकुनान हैं, उनके अंदर भी एक जोश और बलबला आता है। अब सबसे पहले तो ये एक इम्तिहान होगा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कि वो आया जो उन्होंने कल ऐलान किया है कि जेल भरो तहरीक का, उसमें वो सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे। दूसरी साइड के ऊपर हुकूमत इस तमाम सूरत हाल से कैसे निपटेगी, हुकूमत के लिए कितना जो पॉइंट है, ये जो तहरीक जो शुरू करने का ऐलान किया है, जिस तरह कि अर्ज़ किया कि ये पहले भी वो ऐलान कर चुके हैं अक्टूबर में मगर अमल दरामद नहीं कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो इस बार जो ऐलान किया गया है अब वो इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, मगर हुकूमत की हिकमत अमली यही नज़र आती है। हुकूमत इस लिहाज से इत्तेहादी हुकूमत मुतमईन नज़र आती है कि ऐसे किसी भी तहरीक का जो है वो आगाज़ नहीं होगा, ये फ़कत ऐलान है, मीडिया में ख़बरें चलवाने की हद तक है, मीडिया में रहने की हद तक है। तो ऐसे कोई लाहेअमल उनके पास है नहीं है, इसलिए ऑप्शंस इंतहाई कम रह गए थे और ये ऐलान कर दिया गया है जेल भरो तहरीक का। इस तमाम हम सूरत हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और चूँकि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जो हम सियासी इस्तेहकाम देख रहे हैं और ये बराह रास्त लिंक है माशी इस्तेहकाम से। माशी इस्तेहकाम हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, सियासी अदम इस्तेहकाम हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये तमाम जो सूरत हाल है ये आवाम भी देख रही है कि इस वक्त जब आवाम एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं तो उनके जो हुक्मरान हैं, उनके जो नुमाइंदगान हैं, वो किस किस्म की पावर पॉलिटिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर कोई अपने मफादात की जंग लड़ता हुआ नज़र आ रहा है। किसी को इक़्तिदार के हुसूल तक पहुँचना है, किसी भी सूरत में पहुँचना है और किसी को अपने इक़्तिदार को तूल देना है, चाहे उसके लिए आइन को ही क्यों ना पामाल करना पड़े। तो ये एक तमाम सूरत हाल हम इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। अब इस सूरत हाल का हल कैसे निकलेगा, लाहेअमल क्या है, क्या APS जो हमने देखा कि APC जो बुलवाई गई है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से,
उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है। गो कि इसके अंदर तज्ज़िया और तबसरे यही है कि बहुत ताख़ीर कर दी गई है, मगर बहरहाल खुश आइन इक़दाम भी इसे करार दिया जा रहा है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर आपने अमन की फ़ज़ा कायम करनी है, तमाम स्टेक होल्डर्स को आगे लेकर चलना है, मुआशी पॉलिसी को बनानी है और वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है, सियासी तौर के ऊपर ये जो अदम इस्तेहकाम है इसे इस्तेहकाम में तब्दील करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल बैठें, कोई ना एक फार्मूला तय करे और उसी फार्मूले के तहत फिर आगे चले। मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि आप हमारे अगेंस्ट इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी साइड के ऊपर आप हमें बैठने की बातें भी कर रहे हैं। तो ये दो सूरत हाल एक साथ नहीं चल सकती हैं। सबसे पहले इस सूरत हाल को देखना होगा, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं इन्हें ख़त्म करना होगा, और इसके साथ साथ जो है हमारे साथ जो है बैठने की अगर बात करें तो उस सूरत में हम बैठेंगे जब आप हमें इलेक्शन की तारीख़ देंगे। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो फार्मूले हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बात कर रही है। मगर इससे पहले भी हमने देखा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जब हुकूमत थी उस वक्त भी जब मिल बैठने की बातें हो रही थी, अपोजिशन उस वक्त जेलों में थी, कैदोबंद थी, जब उनसे बातें की जाती थी, आप ही कॉन्फ्रेंस में आ जाएँ, कौमी सलामती के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, तो उसके ऊपर जब ये कहा जाता था उस वक्त की अपोजिशन जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन थी कि आप हमारे अगेंस्ट केसेस भी बना रहे हैं, आप हमें जेलों में भी डाल रहे हैं, हमारे कायदीन को आपने जेलों में डाला हुआ है और आप बैठने की भी बातें कर रहे हैं, तो ये दो सूरत हाल एक साथ नहीं चल सकती। तो उस वक्त इमरान खान साहब ये कहते थे हम इन्हें मिल बैठने की बात करते हैं लेकिन ये NRO मांगते हैं। तो आज वही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है कि आज अगर उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके अरकान के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट दी जाती हैं, ऐसे मुतनाज़ स्टेटमेंट दी जाती हैं, उनके ऊपर मुकदमात होते हैं, उनकी वजह से उनके ऊपर गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, तो PTI का ये मौक़िफ़ है आप इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें। कल को यही जो आज की इत्तेहादी हुकूमत है ये भी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को यही कहा करती थी, मगर उस वक्त इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि ये कह रहे हैं कि हमें NRO दे दिया जाए, उसके बाद हम आपके साथ बैठेंगे। तो यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मौक़िफ़ को ही देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं NRO ही मांग रही है कि आप ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हमारे अगेंस्ट बंद कर दें, फिर हम बैठेंगे। अगर आप ही के स्टेटमेंट को कंपैरिजन किया जाए तो नतीजा तो यही निकलता है। लेकिन बहरहाल इसकी हर सतह के ऊपर इस प्लेटफॉर्म से भी और दीगर प्लेटफॉर्म से भी मुतादिद बार ये बात हो चुकी है कि मजम्मत तो की गई है ऐसी बहुत सारी गिरफ्तारियों की भी, जो कि मुकदमात जो गद्दारी के, बगावत के, दहशतगर्दी की जो दफ़ात लगाई गई हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर हुकूमत में क्या हुआ है, साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब जब गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना एक पहला इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो दौर है, यानी कि जो इत्तेहादी हुकूमत का जो दौर है, ये हमें ज़िया के दौर की याद करवाता है, या उससे भी बुरे हालात की जो है ये हमें निशानदही करता है। तो वो ख़ुद ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जब अपनी हुकूमत थी तो मुखालिफिन कितने कितने दिन तक, कितने कितने महीनों तक जो हैं वो जेलों में रहे हैं और बिल आखिर कुछ भी साबित नहीं हो सका है। अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं। नैब को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, चेयरमैन नैब की जब मुतनासिक वीडियो आती है वो किस चैनल से आती है, वो किस शख्सियत के चैनल से आती है, उसके बाद सूरत हाल ऐसे लगती है कि चेयरमैन नैब जो है वो किसी न किसी तक कंप्रोमाइज़ हुए, और जो केसेस जिस शिद्दत के साथ जो बने हैं उस वक्त मुखालिफिन के अगेंस्ट, फिर उनको जेलों में डाला गया। फिर अदालत उज़्मा के फ़ैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं कि आप जो है लग ऐसे रहा है कि नैब जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है, मुखालिफिन को जेलों में डाला जा रहा है, केसेस के अंदर उस तरह से जान नहीं है। तो ये वो सूरत हाल हमने देखी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के अंदर। लेकिन बहरहाल अब जो सूरत हाल ऐसे लग रही है कि ये मुल्क आगे चलता हुआ हमें सियासी लिहाज से इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी भी हुकूमत आती है वो इंतकामी कार्रवाइयों के ही उसी सिलसिले को आगाज़ करता है, और फिर इसका नतीजा यही लग रहा है कि अगर आज इत्तेहादी हुकूमत है, कल को इलेक्शन होने हैं, कोई हुकूमत तब्दील होती है, तो जो भी नई हुकूमत आती है बिलफर्ज अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आ जाती है तो रविश यही लगती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम इन्हें करार वाक़ई सज़ा देंगे जो हमारे अगेंस्ट कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने के लिए
कोई भी साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पास कोई फार्मूला नज़र भी नहीं आता और कोई तनहा ये कर भी नहीं सकता है। अगर हम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के वाले से बात करें तो IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मालियाती लिहाज से निशानदेही हमारी वो कर रहा है कि किन किन शोबों के अंदर खसारे मौजूद हैं, किन किन को दुरुस्त करने के लिए हमें काम करना होगा। सब्सिडी अगर हम देख रहे हैं तो उन्हें ख़त्म करना होगा। सनतें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो सब्सिडी उन्हें दी गई है उन सब्सिडीज़ को ख़त्म करना होगा। तो इसहाक डार साहब के पास भी कोई फार्मूला नज़र नहीं आता है। वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, जो ताख़ीर की गई है 4 से 5 महीने की और उसके बाद जो फार्मूला तय किया गया है, इसके अंदर हमें जो सूरत हाल लगती है वो यही है कि जो वक्त का ज़िया किया गया है और उसके बाद से अब दोबारा से IMF की जानिब से जो सख्त फैसले कहे गए हैं उनके ऊपर ये सूरत हाल हमें जाती हुई नज़र आ रही है। आज के इस प्रोग्राम में सियासी लिहाज से, मौशी लिहाज से और यकीनन कश्मीर की जो सूरत हाल है, आज चूँकि 5 फरवरी है, तमाम इंसान, हर बाज़मीर इंसान मज़लूम और नहत्ते कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करता है और उनके शाना बशाना साथ खड़ा होता है। जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत का जो सिलसिला भारत की जानिब से, भारत की रियासत की जानिब से और भारत की अफवाज की जानिब से जो इन मज़लूम आवाम के ऊपर किया जाता है, मज़लूम कश्मीरियों के ऊपर, उन्हीं की सरज़मीन जो है वो तंग कर दी गई है। वो अपने घरों में, अपने इलाक़ों में, अपनी सरज़मीन के अंदर वो आज़ाद नहीं है। और पाकिस्तान का एक नज़रियाती और असूली मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा और उनके इस जुल्म के ऊपर जो है वो आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। और ये हर उस बाज़मीर इंसान की आवाज़ है जो चाहे वो इस पाकिस्तान की सरहद के अंदर है या सरहद पार भी है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, अपने मेहमान का तारुफ भी करवाएंगे, मगर यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। के बाद आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात करेंगे इब्तदाइया जो आपके सामने रखा और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शेख भुट्टा साहब ने। भुट्टा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। भुट्टा साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले भी हमने अक्टूबर में देखा, तो अब आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि चूँकि ये सियासी कैंपेन है, सियासी तहरीक है, तो इसमें ख़ुद इमरान खान साहब गिरफ़्तार होंगे सबसे पहले। देखें, ये सियासी चाल है और मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब खुद गिरफ़्तारी पहले दें, क्योंकि वो लोगों को निकालेंगे इससे पहले, क्योंकि इसकी एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से एक तहरीक चली थी। उसमें लोगों ने अज़राए खुद या कह लें अज़ खुद जो है ना गिरफ़्तारियों के लिए अपने आप को पेश किया था और उस वक़्त भी जेल भरो तहरीक ही कहा गया था। उस वक़्त 9 सितारे थे, जिनमें उस वक़्त के बड़े सियासतदान वली ख़ान, मौलाना शाह अमान नूरानी, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान और दीगर, असगर ख़ान वगैरह शामिल थे। उस तहरीक में हुआ ये था कि जो भुट्टो मुखालफ क़ुव्वतें थीं सारी सियासी तौर पर, उन्होंने एक दीनी नारा लगाया निज़ाम मुस्तफ़ा का, मजहबी बुनियादों पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया और उन लोगों ने उस वक़्त उनके कारकुनों ने गले में कुरान मजीद डालकर हर शहर में गिरफ़्तारियाँ पेश की और वो गिरफ़्तारियाँ होती गईं, जेलें भरती गईं। खान साहब को भी किसी ने उसी नक्शे कदम पे चला दिया है कि आप बजाय इसके कि जलसे जुलूस करें और हुकूमत लाठियाँ या आंसू गैस का इस्तेमाल करे और कारकुन ज़ख्मी हों, कारकुनों को मुश्किलात पेश आएँ और फिर वो पकड़े भी जाएँ, फिर भी जेलों में जाना है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट जेल भरो तहरीक शुरू करें। इस पेश नज़र इमरान खान ने ये फ़ैसला किया। ये सियासी चाल है और सियासी चालें ऐसी माजी में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी ममालिक में भी मिलती हैं अगर हम इनको देखें तो। जहाँ तक पाकिस्तान में इस तहरीक का
कामयाबी और नाकामी, ये तो शुरू होगी तो पता चलेगा कि लोगों में कितना जज्बा है। मैं आज तक जो सियासी तहरीक जिसको समझता हूँ वो थी ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़, जब लोगों ने आज खुद ना सिर्फ गिरफ्तारियाँ पेश की ARD के प्लेटफार्म से, ज़िया-उल हक़ ने उनको कोड़े मारे, उनको अज़ियतें दी, लेकिन वो तहरीक चली और इस हद तक भी चली कि लोगों ने आज खुदकुशियाँ की और ख़ुद को अब जो है पेट्रोल या तेल डाल के आग लगाई। ये मैं समझता हूँ कि कहीं और इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब खान साहब किस डगर पे चलते हैं और उनके कारकुनों में कितना जज्बा है जेलों में जाने का, और वो जेलें भर पाते हैं कि नहीं भर पाते, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन हुकूमत ने इस पे सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और हमारी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कल कहा है कि इमरान खान को जेल भरो तहरीक की बजाय डूब मरो तहरीक शुरू करनी चाहिए। अब ये सख्त रद्द-ए-अमल है, क्योंकि बजाय इसके कि सियासी जो क्या कहते हैं हीट अप है माहौल, उसको नॉर्मलाइज करने के इसको और बढ़ावा दे दिया है और अब उनको चैलेंज बना दिया है कि आप देखते हैं कि क्या करते हैं। अब इमरान खान साहब का इम्तहान है कि उन्होंने जब शुरू की है ये तहरीक, तो उस पर अब साबित करेंगे कि वो किस हद तक कामयाब जाते हैं। तो आपको लगता है नहीं इत्तेहादी हुकूमत बड़ी एक तरह से कॉन्फिडेंस में भी नज़र आती है? वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी ये पहले ऐसे ऐलान कर चुके हैं, ये फ़कत ऐलान ही करते हैं, इम्प्लीमेंट इनसे होना नहीं और नहीं करेंगे, और ये जेल भरो तहरीक ये ऑप्शन तभी इस्तेमाल करते हैं जब इनके पास दीगर ऑप्शन कारगर साबित नहीं हो जो आपने बात की है ना, यही बात कल फैसल करीम कुंडी साहब ने भी की है, जो पीपल्स पार्टी के हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इससे भी यू टर्न लेंगे। देखें, ये बयानात हुकूमत की तरफ से आए और इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, ये सियासी चालें हैं दोनों तरफ से एक दूसरे को। और इसमें जो असल मसला है, जो असल माजरा है, वो ये है कि इलेक्शन में कोई इतना ज़्यादा अरसा नहीं पड़ा। ये इमरान खान साहब अपने लोगों को अंगेज रखना चाहते हैं। इलेक्शन में कितने हैं, 5-6 महीने पड़े होंगे, 8 महीने पड़े होंगे। उस वक्त तक लोगों को अंगेज रखना है और अपने आप को जो है ना उसमें सियासी तौर पर ज़िंदा रखना है और सियासी इक़दामात करने हैं। और इससे ये भी होगा कि बाहर की दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो ज़ाहिर है सरमायाकारी नहीं आएगी, हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए मुश्किलात होंगी और इसका जो है असर अवाम पर भी आएगा, क्योंकि जब बाहर से कुछ नहीं आएगा तो यहाँ से टैक्स और भी बढ़ाएंगे। आपको पता है IMF ने बहुत सख्त शराइत आयद कर दी हैं और उन्होंने यहाँ तक कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स का डेटा मांग लिया कि इनकी जायदादें कितनी हैं, इन्होंने कितने असासे बनाए हैं। वैसे लोग खुश हैं कि अब कम अज़ कम ब्यूरोक्रेसी को भी कोई नकेल डल रही है, बेशक वो IMF के प्रेशर पे ही सही। क्योंकि अभी पिछले दिनों खबरें आई हैं कि सिंध के किसी सखर वाली साइड पे एक ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया जिसके घर से करोड़ों रुपए, वो एक रोड प्रोजेक्ट था, उसकी मद में जो पैसे दिए गए वो घर से बरामद। तो IMF ने उन खबरों से मेरा ख्याल है कि ये सोच अपनाई, अंदाज अपने आप को इस सोच पे जमा करते हुए कि ये एक प्रोजेक्ट के लिए हम जिसके लिए पैसे देते हैं उसमें अरबों रुपए की तो करोड़ों रुपए की तो करप्शन हो जाती है। और करप्शन चूंकि अभी ब्यूरोक्रेट्स की सामने आई है, बाकी लोगों की नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को इसका टारगेट किया, निशाना बनाया कि इनके असासे पता चलें, ताकि अगर किसी के असासे बढ़ते हैं तो पता चले।
ये और आईएमएफ के हवाले से हम बात करेंगे अब अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जो शराइत भी दी गई हैं और जो पॉलिसीज़ का कहा जा रहा है पाकिस्तान को करें। मगर मुझे ये आपसे जानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी हद तक जो है वो अपना दबाव बढ़ा चुकी है, मगर वो कारगर साबित नहीं हो रहा। इलेक्शन की तारीख उन्हें नहीं दी जा रही, बल्कि जो आइन के अंदर भी जो मुद्दत तय है अब तो उसको भी कोई ना कोई तावील निकाल कर जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि इस दिन से भी आगे जाएँ। तो ये जो असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला था, अब आपका तज्ज़िया तबसरा इस बारे में क्या कहता है कि ये दुरुस्त काम इन्होंने किया है, प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया है, मगर नुकसानदेह इनके लिए साबित हुआ है इनकी सियासत के लिए? मेरा ख्याल है कि इनको अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। यानी परवेज़ इलाही साहब की बात तहरीक माननी चाहिए इंसाफ थी। को, हाँ जी, क्योंकि इनके पास लोगों की खिदमत करने का मौका होता है। वो जैसे कहते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं, और दूसरा इनके लिए गर्म हवा ना चलती, शेख रशीद ना पकड़ा जाता, फवाद चौधरी ना पकड़ा जाता, उसके बाद मुनस लाई के दोस्त ना उठाए जाते, तीसरा या चौथा कह लें कि अभी और जो लोग टारगेट हैं। अब देखें ना, शेख रशीद पे कम से कम 4 FIRs हो चुकी हैं, और सिंध में भी हुई है, बलूचिस्तान में भी हुई है, इस्लामाबाद में भी हुई हैं, और पंजाब में भी हुई है। अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान रह गए हैं। किसी दिन खबर आ सकती है उधर भी कोई शायरी जो है वो उधर भी कोई आ पीपल्स सकता पार्टी का कारकुन जियाला जो है वो दरख्वास्त दे के तो FIR दर्ज करवा रख चुका है। अब ये जो माहौल है कि एक ही बात एक ही की है उसने, जुर्म एक ही किया है, अगर उसको जुर्म समझा जाए तो वो एक ही जगह पे जब FIR हो गई है तो अब उसको इधर उधर फैलाना, इसका मकसद है सियासी तौर पर तंग करना है और उसको सबक देना है और उसको शेक करना है। अब ज़ाहिर है शेख रशीद साहब की जो उम्र है उसका तकाजा नहीं है कि वो इतनी जगहों पे जाके FIRों का सामना कर सकें। कि आज लाहौर हों, मरी हों, कल इस्लामाबाद हों, परसों जो है कोयटा हों, हब में हों, और फिर कराची हों। ये एक बड़ा कठिन मरहला है, और जो ये एक सोच है, ये एक सोच है। बाज़ मीडिया टाइकून भी ये करते हैं कि जब उनकी किसी से चपकलश होती है तो उनके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात डाल देते हैं ताकि वो मसरूफ़ हो जाए और ये काम करे। और यही सोच जो है ये सियासतदानों की बनी हुई है कि भाई आपने इसको अब रगड़ा देना है। रगड़ा, इससे 2-3 रगड़े इकट्ठे हो जाते हैं। फाइनेंशियली रगड़ा भी इकट्ठा हो जाता है, जिस्मानी रगड़ा भी इकट्ठा हो जाता है, और सियासी तौर पर भी जो रगड़ा मिलता है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इन मामलात पे कोई कानून साजी होनी चाहिए, कोई अदालतों को सोचना चाहिए कि ये अगर सियासी बुनियादों पे इस तरह होता है तो उसके क्या असरात मरतब होते हैं, और ये कोई खुशकर नहीं होते, और ये किसी एक के लिए भी नहीं होते। आज अगर किसी के अगेंस्ट हो रहे हैं तो ये हरबा जो कर रहा है आज वो कल को उसके अगेंस्ट भी इस्तेमाल होगा, और ये देखा है। और भुट्टा साहब, इस तमाम सूरत हाल में चूँकि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है 7 फरवरी को, अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ भी आप कर रहे हैं और हमें साथ बैठने की बातें भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त अपोजिशन को ये कहा जाता था कि आप आइए बैठिए, चाहे वो कौमी सलामती का मामला हो, वो बैठे भी। लेकिन उससे पहले जो गुफ्तगू हुआ करती थी उसमें खान साहब ये कहा करते थे, ये हमसे ये कह रहे हैं कि हम उस सूरत में बैठेंगे जब आप हमारे ऊपर ये केसेस ख़त्म करवाएंगे, ये NRO मांग रहे हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद कर दें, साथ बैठेंगे। तो ये मुल्क हमें को आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ ही चलती रहेंगी और मिल बैठने के लिए कोई फार्मूला नहीं तय पाएगा। बिल्कुल रज़ा साहब, मुकदमात उन पे भी थे जो इस वक्त PDM के हुकूमत कर रहे हैं लोग, और मुकदमात इमरान खान पे भी हैं या उनके साथियों पे भी हैं। लेकिन मुकदमात की नोयत बड़ी डिफरेंट है। वो जो मुकदमात थे वो साल से चले आ रहे थे, उनकी बैकग्राउंड थी, वो पहले से नैब के पास मौजूद थे। इन्होंने आपस में जो आज इत्तेहादी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो फाइलें बनाई थी, वो उन पे मुकदमात वो चल रहे थे। इनके ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमात नहीं थे
जिस तरह के इस वक्त तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं, जो मसलन अगर एक बयान दिया है फवाद चौधरी साहब ने, उस पे उन्होंने मुकदमा बनाया है, और जिस शख्स की दरख्वास्त पे मुकदमा बनाया गया है वो इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी है। वो इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी होने के साथ साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कज़न भी है, और नजमा हमीद साहिबा का वो साहबजादा है, उसकी भी सियासी बैकग्राउंड है, वो भी गैर सियासी नहीं है। हाँ, ब्यूरोक्रेट होने के नाते से वो अपने आप को गैर सियासी समझे, कहे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसकी गिरदोनवा को देखा जाए, उसके रूट्स को देखा जाए, तो वो 100% सियासी रूट्स हैं। लेकिन ये मुकदमात, इस तरह के मुकदमात नहीं थे आसिफ जरदारी साहब पर या शहबाज शरीफ साहब पर, नवाज शरीफ साहब पर। ये मुकदमात की नोयत का बहुत फ़र्क है, लिहाजा इनको एक ही तरह से या एनआरओ के हिसाब से नहीं देखना राना चाहिए। सनाउल्लाह के ऊपर मुनशियात का मुकदमा डाला, जो कि ख़ुद भी फवाद चौधरी साहब ये एतराफ़ करते हैं कि हमने कैबिनेट में भी बात की कि ये गलत है। एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो केस डाला गया वो भी से दौरे हुकूमत में डाला गया, और जिस तरह के जो फैसले फिर अदालत की जानिब से आए और जिस तरह के नैब के हवाले से कहा गया, ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई से मुतल्लिक़ जो केसेस आए उसके ऊपर जो अदालतों के फैसले आए, ये मौजूद है ना कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, अदालतें कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट। आप की बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब के पे मुकदमा डाला गया, हमने तब भी कहा था कि ये झूठा है, ये बेबुनियाद है, लेकिन वो नैब ने नहीं डाला था। नहीं, नैब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, वो मैं कह रहा हूं कि ANF ने डाला था। जो केसेस हुए हैं, मंशियात का मुकदमा आप ये कह रहे हैं ना ANF कि ने बनाया उनका था। एक बैकग्राउंड है केसेस का। मैंने कहा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में जो केसेस हुए हैं, ये तो वही बात होगी, ANF ने डाला है। अब जिस तरह फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ, हुकूमत कहती है कि हम लाताल्लुक़ हैं, लेकिन ये आप भी समझते हैं कि खाली ऐलान कर देने से लाताल्लुक़ कोई भी नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो इदारे खुद कर रहे थे। नहीं, आप थोड़ा ना चीज़ों को गुड कर रहे हैं। अच्छा, चले आप सुलझा दें कुछ ही। इस तरह नहीं है। बात यह है कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म, हाँ, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला, हाँ, और इमरान खान पर हमला होता है, उसको जो भी कहें, झूठा कहें, सच्चा कहें, अज खुद कहें, बाहर से कहें, जो भी उस पर बयानियाँ बनाएं, लेकिन उस वाक़या की FIR नहीं दर्ज हो पाती। इसका मकसद है कि ताकत का मरकज़ कोई और है, ताकतवर लोग कोई और हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी वो मुकदमा उन ताकतवर लोगों ने ही कराया था, जिसके साथ 1 पेज में थे इमरान खान साहब। जी। ठीक। और जब उन्होंने अपना पैंतरा बदला ताकतवर लोगों ने, तो मुकदमा भी खत्म, गवाह भी बैठ गए, और उन गवाहों से पूछने वाला कोई नहीं है कि कल तक तो आप कहते थे कि ये है, आज आप ये कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह खान साहब के साथ ज्यादती हुई। आपने तो इमरान खान लेकिन साहब मैं को बड़ा नहीं भोला समझता- बना दिया, बड़ा भोला बना दिया। भोला नहीं है। ये वही इमरान खान साहब अमेरिका में जाके कहते थे कि खाकान अब्बासी बड़ा टीवी प्रोग्राम में आके कहता है मुझे भी जेल में डालो अगर मैंने गलत किया, लो डाल दिया है, अब देख लो। तो ये तो ऑन करते रहे गिरफ्तारियों को। देखें, जो अब भी तो हुकूमत सारी चीजें ऑन कर रही है ना, ये तो मजबूरी है। वो ताकतवर लोग काम करते हैं और इनको मानना पड़ता है। देखें, यही अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत अगर चाहे इन गिरफ्तारियों से लाताल्लुकी का ऐलान भी कर दे, जो फवाद चौधरी साहब की हुई है, शेख रशीद साहब की हुई है, तो ये आप भी समझते हैं कि इसके अंदर कोई इस तरह हकीकत नहीं है। ये आपको भी पता है कि ये केसेस, ये कैसी चीज़ें हो रही होती ये हैं। वो गिरफ्तारी नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब की थी। ये गिरफ्तारी मुख्तलिफ हैं। ये गिरफ्तारियाँ पॉलिटिकल गिरफ्तारियाँ हैं। ये मुकदमे और वो वाली गिरफ्तारियां क्या थी? मुकदमा वो देखें, वो मैं कह चुका हूं कि ताकतवर लोगों ने वो मुकदमा बनाया था। अच्छा। वो इमरान खान के बस में नहीं था, वो रोकना भी चाहता तो नहीं रोक सकता था। अब जो मुकदमात बने हैं शेख रशीद के खिलाफ FIR कौन करा रहे हैं? पीपल्स पार्टी के कारकुन करा रहे हैं, वो भी सियासी हैं, और हुकूमत भी PDM की है, सियासी है। इसी तरह जो फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा हुआ है, वो उन ताकतवर लोगों ने नहीं करवाया, वो इन्होंने करवाया है। मैंने आपको सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब की बैकग्राउंड भी बताई है, लेकिन क्या इन बातों से ये हो सकेगा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना होने का जो बयानिया है वो बन सकेगा? ये
तयशुदा साबितशुदा बात है कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं और इसको सियासी इंतकाम ही कहा जा सकता है। हाँ, इमरान खान ने, अगर आप कहते हैं नैब को इस्तेमाल किया, इमरान खान की तो पोजीशन ये थी कि किसी गांव में एक हमारे सिख दोस्त थे, वो जहाँ भी कोई वाक़या होता था वो कहते थे हमने किया है। जिस दिन वो पकड़े गए, लोगों की बातों से पहुँच गई बातें फैल फूल के, तो वो पकड़े गए तो वो, अब उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। लेकिन रगड़ा तो फिर लगता है ना, जब आप अपने बयानात देते हैं और चीज़ों को ओन करते हैं, और ये मजबूरी है। अगर इस हुकूमत में भी वो ताकतवर लोग कुछ करेंगे या कर रहे हैं तो इन्होंने ओन करना है, ये उसको जटला नहीं सकते, ये उनके तर्जमान बनेंगे जैसे इमरान खान बना था। और अब आपने सुना नहीं है मरियम नवाज साहिबा का बयान जो उन्होंने बहावलपुर में दिया है कि हमारी हुकूमत तो बनी 28 नवंबर के बाद है, पहले तक तो सपोर्ट थी, लाडला था। वो कह रहे हैं अब तो न्यूट्रल हो गए ना, 28 नवंबर के बाद ये न्यूट्रल हुए, तब हमें तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो मिली हैं, उससे पहले तक मामला लेकिन चलते रहे हैं। उन्होंने बता दिया ना कि पावर कहीं और है। 28 नवंबर तक हम भी जो है ना जाली हुकूमत चला रहे थे, जाली हुक्मरान थे, हमारे पास कुर्सी वजारतें ज़रूर थीं लेकिन हमारे इख्तियारात नहीं थे। ये उस बयान का मतलब बनता है रजा साहब। मगर ये तो आप भी आंखें बंद कर लेंगे तो हकीकत नहीं बदलेगी। नहीं, हकीकत में मेरी आंखें खुली हुई हैं। उसमें बात ये है कि ताकत का जो मरकज़ है वो तो सभी को मालूम है, और उसके साथ सारे ही एक पेज के ऊपर रहना चाहते हैं और एक पेज के ऊपर मान विलिंग भी करना चाहते हैं। इदारे अपने हैं जब ये साथ होते हैं, इसमें कोई मामला नहीं है। मामला ये आता है कि जब इदारे जो हैं वो एक अपनी लाइन से आगे बढ़ कर जब काम करते हैं, हमेशा उनके ऊपर तनकीद की भी गई है और की जाती भी रहेगी। मगर एक सोच और फ़िक्र तो मौजूद है ना। वो मौजूदा जो DGISI हैं, जब उन्होंने कहा कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो मुझसे एक साहब ने पूछा कि पाकिस्तान का बड़ा मसला क्या है, तो मैंने कहा मैशत। उन्होंने कहा नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ। तो मौजूद तो ये रविश है कि आपने अपनी हिज़्ब इख्तिलाफ को जेलों में डालना है, और पसंद है तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ आपको जेलों में। ज़ाहिर है अब हम अगर ये ना करें कि हिज़्ब इख्तिलाफ को जेलों में भी ना डालें तो फिर हमारी ताकत का जो लश्कारा है वो कहाँ नज़र आएगा। हमारी ताकत का, यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो उस लश्कारे के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है, और उसका जो नुकसान है वो मुल्क व कौम को होता है। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो, अमन ना हो, अफरा तफरी हो, अनारकी हो, वहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, लोगों के रोज़गार मुतासर होते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं। और हो आपने अभी हालिया वाक़या देखा है सानिया जो हुआ है पेशावर में, पुलिस लाइंस में अल्लाह के घर को उड़ा दिया गया। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? उनको कोई और जगह, वैसे तो ये होना ही नहीं चाहिए, और हमारी एजेंसियों को, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना इन दहशतगर्दों को टाइट कर देना चाहिए, इतना इनकी ज़िंदगी जीरन करती जाए, इनको पकड़ लिया जाए, इनको जो भी इनका सलूशन करना है कर लें, लेकिन लोगों को इनसे महफूज करें। ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। ये मिल के, और अपोजिशन को भी इसमें साथ देना चाहिए। देखें, APC हुकूमत ने बुलाई है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जाना चाहिए, कुछ और नहीं तो फवाद चौधरी की तजवीज़ पे ही अमल कर लें, नामजद कर दें शेख रशीद को और आज़म स्वाति को APC में अपने नुमाइंदे, वो जाएं वहाँ पे, शेख रशीद साहब को जेल से बुला के APC में बैठाएं। ये भी सियासी चाल होगी। कोई ना कोई नुमाइंदगी होनी चाहिए, बैठना चाहिए, जिसको भी करें वो उनका इस्तेहकाक है। और फिर खुद ही शेख रशीद वहाँ अपना रोना धोना कर लेंगे। आज़म स्वाति साहब भी अपनी चीज़ें जो हैं उनको कहेंगे कि भाई ये आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, अब अगर मुल्क के लिए सब इकट्ठे ना हुए, इन्होंने एक सोच ना बनाई, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ,
तो दिन ब दिन हमारे किसी को खराब अपनी होते जिद जाएंगे। और अना जो है वो छोड़नी होगी। आईएमएफ के टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, मगर आपको याद होगा कि ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से भी कहा गया था एक बार कि अब हमें, हमारे साथ जो हुआ है, जो जुल्म हुआ है, हमारी क़यादत को हमें जेलों में डाला गया है, ये अब हमें ही इसको, इस सिलसिले को बंद करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे साथ चूँकि हो चुका है और अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मगर ये यकीनन एक स्टेटमेंट तो हो सकती है, मगर जिस ज़िमन में जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं ये भी इसके ऊपर भी बात होगी है। अब ऐसा भी नहीं है कि खान साहब जो हैं वो बड़े मुकम्मल तौर पर बेख्तियार थे। इत्तेहादी है काफ लीग और परवेज़ इलाही, मोनस इलाही की स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी परवेज़ इलाही साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो उस वक्त के जो DGISI थे फैज़ हमीद, वो हमारे ऊपर केसेस करवा रहे हैं, वो हमें जेलों में डालना चाहते हैं। बाजवा साहब से उन्होंने शिकायत की तो मालूम ये हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा है फैज़ हमीद साहब को, और फिर फैज़ हमीद साहब ने जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया है। तो इतने भी बेख्तियार नहीं थे, इख्तियार सारे रखते थे। इत्तेहादी अपने गिले शिकवे कर रहे हैं कि ताने बाने कहाँ से मिलते रहें। मगर IMF की सूरत हाल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के हवाले से सख्त शराइत भी बताई जा रही हैं IMF की जानिब से। जिन जिन शोबों के अंदर खसारा हो रहा है उनकी निशानदही भी की जा रही है। ये निशानदही होगी, ये सख्त फ़ैसले होंगे, आवाम के ऊपर बोझ तो आएगा, मगर ये कोई लॉन्ग टर्म हमें आने वाले दिनों के अंदर कोई आवाम की बेहतरी नज़र आएगी, या आज नहीं तो कल दोबारा हम IMF के दरवाजे पर खड़े होंगे कशकोलिया? देखें, अगर तो IMF की शराइत पर मिनो अन अमल होता है तो एक सख्त वक़्त आएगा, लोगों को बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन इसके असरात आज नहीं, कल नहीं, कम अज़ कम 10 साल बाद सामने आएंगे। आने वाली नस्ल के लिए आसूदगी ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि हम कुर्बानी दे जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगियों की तंगी बर्दाश्त करेंगे, हम अपनी ज़िंदगियों में एक दफ़ा फिर अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत, अपनी मजदूरी पे लगे रहेंगे। लेकिन अगर IMF के इक़दामात पर अमल करके ये हमारे ऊपर जो खाम खा के कर्ज़े हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो आने वाली नस्ल को ज़रूर सुख मिलेगा। अगर मैं कहता हूँ कि छोड़ें इस बात को, अवाम को तंग ना करें, अवाम को रिलीफ दें। सिर्फ IMF उन करता दर्दों के असासों को टारगेट करती है जो कि उसने किया है। इस पे मैंने जितने लोगों को सुना है, देखा है, बात की है, वो खुश हैं IMF के इस इक़दाम से कि ब्यूरोक्रेसी को वो नकेल डाल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के असासों के बारे में मालूमात ले रहे हैं। वो जो नजायज़ असासे हैं, वो जो लूट के बनाए गए हैं, वो जो करप्शन से बनाए गए हैं, वही अगर मिल जाए, गवर्नमेंट के ख़जाने में आ जाएं और उनसे कर्ज़े उतर जाएं, उनसे बाकी मामलात हो जाएं, तो मैं कह रहा हूं कि IMF जिंदाबाद हो जाएगी पाकिस्तान में। अभी तक तो IMF एक ड्रैकुला है। उस ड्रैकुला को हमारे सियासतदानों ने उसको बनाया है, उसके खिलाफ बयान भी खुद ही देते हैं और उससे मामलात भी खुद ही करते हैं। सही। लेकिन उस ड्रैकुला ने अगर ये काम अगर इनसे ले अशराफिया के ऊपर गिरफ्त हो जाती है IMF के ज़रिए, तो यकीनन आवाम भी इसको सराहेगी, क्योंकि आवाम के ऊपर जो बर्डन आ रहा है, हमेशा आवाम से कुर्बानी मांगी जाती है, और ये अशराफिया जो है वो बड़ी बड़ी जो सब्सिडीज़ है वो ले जाता है। मज़ीद भी बात करेंगे, यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे हैं IMF का वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 10 दिन के तकनीकी सतह के ऊपर जो मुज़ाकरा जारी हैं, निशानदेही IMF की जानिब से की जा रही है, मगर बार बार यही सवाल जो है वो उठाया जाता है कि हम इस नहज के ऊपर तो पहुँच चुके हैं कि बहुत मुश्किल हो चुका है गुजारा, और जो सूरत हाल बनी है उसके अंदर तमाम ही जो है वो ज़िम्मेदार हैं, कौन किस हद तक ज़्यादा है, कौन कम है। बहरहाल इन किरदारों के नाम भी तारीख़ के अंदर दर्ज हैं, मगर अब आगे क्या होगा? आवाम को चेहरों से गर्ज नहीं हुआ करती। आवाम ये कहती है हमें जो भी रिलीफ दे दे हम उसी के साथ खड़े हैं, मगर रिलीफ के वादे वही तो आवाम के साथ कर दिए जाते हैं भुट्टा साहब, मगर अमल दरामद नहीं होता है। तो आने वाले दिनों में
हमें को बेहतरी नज़र आएगी? डार साहब तो मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके हैं, जो वादे वईद और जो बयानात वो जो भड़के मारी थी वो तो बेसुध साबित हुई हैं। देखें, जो है ना इस वक्त सूरत हाल जो IMF कर रहा है, इस पे हमारे दो शायर हैं सजाद लाखा साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक शेर कहा है। उन्होंने कहा है कि रोशनी के लिए अब चमन में आशियाने जलाने पड़ेंगे। और ये तब अगर हम आशियाने जलाएंगे तो आने वाली नस्लें जो हैं वो आसूदा होंगी। उन्होंने हालात की या IMF की डिमांड की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी की है कि जो प्रेशर हम पे आ रहा है, लेकिन ये प्रेशर है तो उन लोगों की वजह से जिन्होंने लूट मार की है, जिन्होंने यहाँ से पैसा निकाला है, जहाँ पर एक चीज़ जो है 5 रुपए की है और सरकारी कागज़ों में वो 1500 की है। और तो हमारी जो पुल बनते हैं, जो सड़कें बनती हैं, जो तरक्याती काम होते हैं, उन सब में अगर आप देखा जाए तो करोड़ों रुपयों का घपला है। और एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ये हज़ारों प्रोजेक्ट हैं और हज़ारों में करोड़ों। आप इनको जमा करें तो ये इतने बन जाते हैं कि हमारे पास जो हमारे ऊपर जो कर्जा है, जो हमारे ऊपर मईशत का प्रेशर है, वो सब ख़त्म हो जाता अगर ये ना होती। हम इस सूरत हाल में जाते ही ना, हमें IMF से ना गाइडलाइन लेनी पड़ती, ना रहनुमाई लेनी पड़ती, ना उनकी शरायत माननी पड़ती, ना उनसे कर्जा लेना पड़ता। बिल्कुल। लेकिन ये जिन्होंने किया धरा उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई हाथ डालने वाला नहीं है। और जब भी हाथ डाला जाता है वो इतना नरमो नाजुक होता है कि उससे उसको तकलीफ़ तो क्या, उसको गुदगुदी होती है। ये क्या इन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि कहते भी हैं और करते भी कुछ नहीं है। इस सूरत हाल में IMF ने जो अब के चीज़ें की हैं उससे मेरा ख्याल है कि शायद बेहतरी आ जाए, अगर लेकिन उस पर अमल दरामद अगर इसका 100% तसलसल रहा, होगा। इसके ऊपर अमल दरामद और रहा तो आने वाले उसी दिनों में आपको उस बेहतरी नज़र आ रही है माशी पॉलिसी में। जी, उससे बेहतरी मुझे नजर आ बुढ़ा साहब, वक्त जो है वो बहुत कम है। कश्मीर के हवाले से हम बात कर लेते हैं। आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें इस खित्ते के अंदर बर्पा की जा रही हैं, जो तवातुर के साथ है, जिसके अंदर कमी के बजाय हम मज़ीद जो है वो शिद्दत ही देखते हुए नज़र आ रहे हैं, बिलखुसूस मोदी सरकार के अंदर। इसके ऊपर क्या कमेंट्स हैं आपके? देखें, ये बड़ा जुल्म है कश्मीरियों पे, और इस जुल्म की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और बात सिर्फ मजम्मत की नहीं है, मजम्मत ही इसका हल नहीं है कि हमने वहाँ जुल्म है और यहाँ मजम्मत है। इसका कोई हल निकालना चाहिए, हुकूमतों को बैठना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को कोई किरदार अदा करना चाहिए, अमेरिका को कोई किरदार, कोई चीन को, जिनका भी किरदार बन सकता है उनको अदा करना चाहिए और उस जुल्म व बर्बरियत का ख़ात्मा होना चाहिए। कब तक जुल्म और मजम्मत साथ साथ चलती रहेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका कहीं तो इख्तिताम होना चाहिए, जुल्म भी ख़त्म हो और मजम्मत की तो ज़रूरत ही ना रहे। अगर जुल्म ना रहे तो भारत को भी होश के नाखन लेने चाहिए, उनको भी कश्मीरियों को उनके इंसानी हकूक़, उनके बुनियादी हकूक़ देने चाहिए। वहाँ पर सिर्फ अपनी रेट कायम करने के लिए ऐसे इक़दामात नहीं करने चाहिए जिससे कश्मीर की हैसियत को नुकसान पहुँचे, कश्मीर का जोग्राफिया या उसकी आबादी का तनासब बदले। पाकिस्तान को भी इस पे सिर्फ मजम्मत करने की बजाय इस पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। उन ममालिक को जो रोल अदा कर सकते हैं, जिनका किरदार है, जो सालसी कर सकते हैं, जो मामलात को बेहतर कर सकते हैं, उनको कायल करना चाहिए। इस हवाले से बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ OIC का प्लेटफॉर्म मौजूद है, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं नज़र आता। उसको मज़ीद मुतहरिक करने की ज़रूरत है, मगर वो नहीं हो पाता। अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म है, ये आलमी इदारे तो मौजूद हैं, तो वजह क्या है? क्यों या तो कोताही की जाती है, आप क्या समझते हैं, या तरजीहात नहीं है? देखें, ये पूरी ओवरऑल आलमी दुनिया के हवाले से बयाना तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। हर चीज़ अपनी जगह पर साकत व जाम पड़ी है। करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, वो मंजूर हो गई, पास हो गई और उसके बाद फ़ाइलों में लग के वो अलमारियों में पड़ी हैं, जबकि प्रैक्टिकली सिर्फ
कश्मीर में जुल्म नज़र आ रहा है। मकबूजा कश्मीर से जो ख़बरें आती हैं, जो वाक़यात आते हैं, एक नया कल जो है चीज़ सामने आई है कि वहाँ की जो फोर्सेस हैं वो खुद ही लोगों को मंशियात की स्मगलिंग पे अकसाती हैं और फिर उनको मार भी देती हैं और उनको पकड़ के कहते भी हैं कि ये पाकिस्तान पे डाल दें। ये ब्लेम गेम जो है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए और इस ब्लेम गेम की बजाय कोई मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए और वो हल जो काबिल कबूल हो अवाम को भी, मकबूजा कश्मीर की आवाम को काबिल कबूल हो। चाहे वो किसी के साथ इल्हाक चाहते हैं तो वो भी उनकी मर्ज़ी से होना चाहिए। अगर वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद रहना चाहते हैं तो ये भी जो है वो उन्हीं की आवाम के ऊपर छोड़ना चाहिए जिसमें वो आज़ाद हों फैसला करने में। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शेख भुट्टा साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।